हेलो, हेलो, हेलो। एक बार दोस्तों बताएँगे सभी लोग, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है? क्या आवाज़ आप लोगों को बढ़िया से सुनाई दे रहा है? चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं सेट नंबर 33। 33वें सेट पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, हम लोग 32 सेट कर चुके हैं और 32वें सेट तक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जो सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग ये सपोर्ट लास्ट तक बनाए रखेंगे, हमेशा बनाए रखेंगे दोस्तों, ठीक है? तो एक बार दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने मित्रों, दोस्तों के पास। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत कमेंट करिए। इसके पहले सेट में दोस्त हमने एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा-सा दिक्कत आ गया था, सॉल्यूशन को लेकर, तो आप लोग थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं भाई। हमने उसमें लिखा था सही मेरे भाई, लेकिन क्या है ना आंसर टिक गलत कर दिया था। उस पे आप लोग थोड़ा-सा दिक्कत उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आज का जो कल का सवाल हमने दिया था सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको हल करना होता है। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार बताएंगे दोस्त, क्या आप लोग तैयार हैं? पेन पेपर लेकर बैठ गए हैं साथियों? जो लोग सोए हैं भैया जाग जाइए, जो लोग सोए हैं दोस्त जाग जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने लगाया भी होगा दोस्तों और इसका डिस्कशन कर देते हैं हम लोग, कैसे लगाना था, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। देखिए क्या बोला गया इसमें, अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं सर? सीपी बोला जाता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं सर यहाँ पर 100 है, 100% है, तो इसका क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करता है, 50% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 50% ज़्यादा यानी 150 हो जाएगा सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 50%। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। अब वो जब ग्राहक आया तो कहता है अब हम इस पे 30% का छूट भी देंगे। तो छूट जब देंगे तो बिकेगा, बिकने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कितने में बिक जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए इसका 150 का दोस्त निकाल देंगे हम, कितना? 30% छूट पे दिया गया है तो इसका मतलब बिका है 70% पर, 70/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 साते 105 हो जाएगा। यानी 105 में दोस्त क्या हुआ? यह बिक गया, 105 में बिका है। अगर 105 में बिका है तो पूछा है सर यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है। अब एक बात बताइए, 100 का क्रय मूल्य 100 था, बिका है 105 में, कितने का फायदा हुआ सर? तो 5 का फायदा हुआ है, 5 का फायदा यानी 5 का लाभ हुआ है। लाभ किस पे होता है सर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है? 100 है, गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से? तो ये हो जाएगा 5%। कितने का फायदा हुआ सर? 5% का यहाँ पर फायदा हुआ है। आप लोगों का क्या आंसर आया था? अब आप लोग मिला लीजिए, 5% इसका सही आंसर है। क्लियर है? 5% इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बढ़िया तरीके से समझाया है, ऐसे ही सवाल को हल करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे हम लोग। आइए आज का पहला सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से यहाँ है। हाँ जी, अब इस पर आप काम करिए, लगाइए। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा दोस्त सही जवाब? अब पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसमें कथन वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर ये पहला कथन दिया गया है, ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बताना है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों नहीं सही हैं, ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, कैसे चेक करना है देखिएगा। 24 संख्याओं का औसत क्या है सर? 22 है। 24 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है सर? 22 हैं। यदि पहली संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत 2.4 होगा।
क्या बोला है, पहली संख्या का औसत क्या है दोस्त, पहली 9 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। एक बात बताइए, टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी है सर, 24 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, टोटल 22 है। तो 24 गुना 22 कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 गुना 22 करेंगे, देखिए इसका कर दीजिए ना 22, इसको लिख सकते हैं 22 को 11 गुना 2, 24 गुना 48, 48 में दोस्त आप क्या कर दीजिए, यहाँ से 11 का गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 1 5, 528 हो जाएगा इसका योगफल। कहा है भैया कि यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 9 संख्या का औसत क्या है, 18 है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो 18 का गुना 9 कर देंगे, 9 8 72 के 2 हासिल का 7 और 9 एकम 9 7 16, 162 हो जाएगा। ठीक है, 162 इनका योगफल हो गया। और कहा है कि जो शेष संख्याएं बची उनका औसत क्या है सर, उनका औसत 24.4 है। तो शेष संख्याओं का योगफल क्या है, इसमें से 162 घटा दीजिए सर, 162 घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, और 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। संख्या कितनी शेष बची हैं, 9 संख्या का औसत तो पता ही है, शेष संख्या कितनी बच गई, तो 15 9 24 होता है, 15 बच गई शेष। ठीक, यहाँ पर इसको काट के छोटा करेंगे, 5 से 3 से पहले काटिए, 3 5 15, 3 से काटेंगे 1 1 2 2 हो जाएगा, 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ठीक, 5 चौको 20। तो जो शेष संख्याएं हैं उनका औसत 24.4 आ रहा है, यहाँ भी बोला है सर 24.4 ही है। तो पहला तो कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन तो बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब चेक कर लेना है इसी प्रकार से दूसरा कथन क्या सही है, दूसरा कथन भी इसी प्रकार से चेक कर लेना है क्या सही है, चेक कर लीजिए आप। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका देखिए कहा गया है इनका औसत 286 है सर। तो औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या, सबका योग करिए और जितनी संख्या उससे भाग कर दीजिए। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर 7 1 8 इकाई का अंक जोड़िए, 7 1 8 8 है और 3 11 9 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा, और 5 8 5 13 13 2 15 2 17 17 4 21 21 2 23 के 3 हासिल का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 4 4 5 9 9 2 11 12 12 2 14 हो जाएगा। इसको भाग करना कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, इनका औसत 286 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है सर दूसरा भी कथन क्या है, सत्य है, पहला भी सत्य है दूसरा भी सत्य है। तो एक और दोनों कथन सही हैं दोस्तों, एक और दो दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात समझ पाए दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको है समझने में, ऐसे सवाल को हल करना था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए सर, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, अभी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर करके बताएंगे दोस्त क्या होगा राइट आंसर। गौर करेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का सिंबल तो कहीं नहीं है, डिवाइड का सिंबल दोस्त कहीं नहीं है, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें गुना करना है, फिर प्लस इसका इसमें गुना करना है, माइनस इसका इसमें गुना करना है। तो करिए भैया, 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 चौको 8, 2 एक कम 2 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस 13 पंजे 65, 650 यहाँ से हो गया, 650 हो गया, माइनस 10 दूना 20 यहाँ से हो गया। हाँ जी, यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, 650 में से 20 घटाएंगे 630 हो जाएगा, तो 630 इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8, इकाई का अंक 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा, बाकी एक ही ऑप्शन में है इकाई का अंक 8, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे भी चेक कर सकते हैं दोस्त, 8 3 11 के 1 हासिल का 1 हासिल का 1, 6 2 8 1 9, 916 सॉरी 918, ये 8 है, 918 इसका सही आंसर। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए लगाइए और बताइए क्या है इसका सही उत्तर। चलिए जी, सभी दोस्त इसको हल करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा।
जी देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, 480 का 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 का 70% के बराबर हो जाए। 480 यहाँ पर दिया गया है, 480 का 95%, तो 95/100 हो जाएगा। 95/100, 95/100 में क्या जोड़ा जाए सर, तो इसमें हम मान रहे हैं कि यक्स जोड़ा जाए, तो जो प्राप्त संख्या होगी यह 810 के 70% के दोस्त बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर हो गया है, इसके बराबर है। हाँ जी, इसको हल कर दीजिए बस। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, यहाँ से इससे कैंसिल, और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 19 5 95, 19 बार में यहाँ कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, 24 बार में यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब गुना कर देंगे यहाँ सर, 19 चौक 76 के 6 हासिल का 7, 19 दूना 38, 38 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 और 7 क्या हो जाएगा भाई, 38 और 7 जोड़ना है, तो 8 7 15 यानी 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया 456। इधर तो 456 आ गया सर, यहाँ भी आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब प्लस इसमें यक्स तो है प्लस यक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा 8 7 56, यानी 576 यहाँ पर आ जाएगा। यक्स का मान निकालना है सर, तो 456 इधर जाके घट जाएगा, तो 456 घटा देंगे यहाँ पर 576, 567 होगा ना। ठीक है, 567 में से क्या घटाना है, 456 घटा देना है, तो एक बचेगा, इकाई अंक 1 आएगा। अगर इकाई अंक 1 है सर, एक ही ऑप्शन में तो इकाई अंक 1 है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही इसका सही आंसर है। बाकी आगे हल कर सकते हैं। 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 111 इसका सही आंसर है। बात समझ पाए सर, बात आप समझ पाए सर, आप बताएंगे एक बार, क्या आपको दिक्कत है सर इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 जो आपके सामने यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा सर, बताएंगे एक बार। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये गलत काम है साथियों। भाई लाइक करने में क्या जाता है मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। ठीक है, एक लाइक बनता है, और हाँ अगर आपको फ़ायदा है तभी लाइक करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कह दिया लाइक करने की तो आप धड़ाधड़ के लाइक करिए ना। अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा है, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तब लाइक करिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फ़ायदा तो होगा ही, सिंपल सी बात है, फ़ायदा होगा सर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है सर यहाँ पर ये दिया गया है कि 48 संख्याओं का औसत 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या यक्स घटाते हैं तो औसत 57 हो जाती है, तो यक्स का मान बताइए क्या है। सर यक्स का मान बताना है, एक बात ज़रा बताइए, अगर कोई संख्या दिया गया है, कोई संख्या है, इसका औसत कुछ दिया गया है, इसका औसत मान लीजिए कुछ दिया गया है। ठीक है, अगर इसका औसत कुछ दिया गया है, अगर हर एक संख्या में एक 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 जोड़ते हैं, हर एक संख्या में एक एक जोड़ते हैं, तो जो नया औसत होगा वो क्या होगा, तो इसमें भी इस औसत में एक जोड़ देंगे, वही नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए उल्टा समझिए, इसका रिवर्स समझिए। मान लीजिए कोई संख्या जिसका औसत इतना दिया गया है, ठीक है, कुछ संख्याएं जिनका औसत ये दिया गया है। अब ये औसत दिया गया है, अब कह रहा कि क्या घटाया जाए, नहीं, इसमें बोला गया कि इसमें से प्रत्येक संख्या में से अगर एक जोड़ दिया जाए तो नया औसत इतना प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए ये एक ना दिया हो, मान लीजिए यह एक ना दिया हो, इसमें कह दिया हो सीधी बात कि अगर हम प्रत्येक संख्या में यक्स जोड़ देते हैं तो औसत ये प्राप्त हो जाती है। तो क्या जोड़ा गया है इस संख्या, हर एक संख्या में क्या जोड़ा गया है, वही यक्स का मान बताइए। हर एक संख्या में यक्स जोड़ा जाता है, हर एक संख्या में यक्स जोड़ा जाता है, हर एक संख्या में यक्स जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो औसत में भी यक्स जोड़े हैं, तो अगर इसमें से इस वाले औसत में से इसको घटाएंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा।
अब वही बात यहाँ है दोस्त, वही चीज़ इसमें है, वही इसमें काम करना है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है दोस्तों। सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 78 औसत है 48 संख्या का, हर एक संख्या में यक्स जोड़ा जाता है तो औसत क्या होती है 57। अच्छा, घटाने की बात किया, यक्स घटाया जाता है तो औसत 57 हो जाती है, तो यक्स का मान बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, 78 में से दोस्तों 57 क्या कर देने हैं, यहाँ पर घटा देने हैं। घटा दीजिए, 57 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा 2, यानी वो संख्या क्या है 21 है, जो हर एक संख्या में से घटाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। यानी हर एक संख्या में से अगर 21 घटाया गया है, हर एक संख्या में से अगर 21 घटाया गया है तो औसत क्या हुआ है दोस्तों 57 हो गया है। ठीक है, 57 हो गया है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 21 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, इसको लगाइए, लगाइए सर। देखिए क्या बोला गया है, एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता है, यानी क्रय मूल्य 15% बढ़ा दिया गया और नया मूल्य 11,500 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य कितना था? वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य नहीं पता था दोस्तों, वास्तविक जो इसका सीपी था, या फिर ऐसे कह सकते हैं 15% का मान क्या होता है 15% मतलब 5 तिया 15, 5% का मान 1/20, 3 गुना है तो 3/20। इसका जो वास्तविक मूल्य था दोस्तों वह 20 था। वास्तविक मूल्य क्या था 20 था। 3 बढ़ के अब क्या नया इसका जो मूल्य है वह क्या बन गया है तो 23 हो गया है, 23 अनुपात। ठीक है, 23 अनुपात का मान कितना है यहाँ सर 11,500, यानी 11,500। ठीक है, कितना गुना है सर यहाँ पर ये 500 गुना है। कितना गुना है सर 500 गुना है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सर 500 गुना ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो तो होगा ही होगा, अब 5 दूनी 10 यहाँ से हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। इसका जो वास्तविक मूल्य है सर वह 10,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 सर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है, छठवां जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। छठवें प्रश्न का आंसर बताएंगे सर क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया कि ए 10 दिनों में एक काम का 4/5 भाग पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 5 गुना अधिक दक्ष है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एक ए जो है व्यक्ति, ए जो है ये करता क्या है, यह 4/5 भाग काम को, 4/5 भाग काम को वह 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम एक पूरे एक भाग को कितना दिन में करेगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी ये करेगा सर 25/2, 25/2 दिनों में पूरे एक भाग को कर सकता है। अब यहाँ से कंडीशन दिया है कि ए और बी के बीच में क्षमता को लेकर, बी ए से 5 गुना अधिक दक्ष है। बी ए से अगर ए का दक्ष क्षमता 1 है तो ये 5 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। ठीक, ए कर सकता है 1 की क्षमता से इतने दिन में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा सर, यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 1 की क्षमता से वह काम करता है 25/2, तो इतना काम टोटल हो गया 25/, यहाँ से सर 25/2 टोटल काम हो जाएगा। क्लियर है, 25/2 यहाँ पर टोटल काम हो जाएगा। अब बी अगर अकेले करेगा तो 5 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन का समय लेगा सर, तो बी अगर अकेले करेगा तो इसको 5 से भाग कर देंगे सर। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5 दिन।
2.5 दिन में बी अकेले उस काम को समाप्त कर सकता है। क्लियर? कोई समस्या है यहाँ पर? हाँ जी बताएंगे सर, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको समझने में? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग दोस्तों आंसर जब करते हैं तो मैं एक ही बात बार बार कहता हूं कि आंसर करने से पहले क्वेश्चन को भी बताएंगे, किस क्वेश्चन का आप उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9900 रुपये है। यदि 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया क्या होगा इसका विक्रय मूल्य? भाई अंकित मूल्य क्या है सर? 9900 रुपये है, 9900 रुपये इसकी क्या है? अंकित मूल्य है। अब इस पे छूट दिया जाता है 25% का, तो बिकेगा कितने में सर? 75% पे बिकेगा। ठीक है, 75% पर बिकेगा, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पंजे 45, इकाई का अंक क्या आएगा सर? 5 आएगा। अच्छा सब में तो 5 है तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? देखिए 99 का गुना करना है 75 में, तरीका समझिए कैसे गुना करते हैं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4, एक लाइन में गुणा कैसे होता है देख लीजिए। 9 पंजे 5 9 45 के 5 हासिल का 4 हो जाएगा, और तिर्यक गुना इसका इधर इसका इधर। 9 पंजे 45 हो गया, 45 और 9 साते 63, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 108 और 4 12, 112 के 2 हासिल का हो जाएगा दोस्तों 11। हासिल क्या हो जाएगा सर? 11 हासिल हो जाएगा। ठीक है, 11 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 साते 63, 63 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर? 74 हो जाएगा। 74, 74 25 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 74 25 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 74 25 इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक तो तरीका ये हुआ, एक यूनिट डिजिट होता है कंसेप्ट, जो कि सभी में यूनिट डिजिट हैं तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। एक तरीका दोस्त डिजिटल सम होता है। अब यहाँ पर 99 का गुना 75 में किया गया है, बात को समझिएगा। डिजिटल सम अगर आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, समझ में तब पर भी आएगा। आपको क्या करना है सर? 99 का गुना क्या करना है? इसमें 75 में करना है। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो डिजिटल सम का मतलब होता है 9 से भाग देने पर कितना शेष बचता है। तो 9 से जब भाग देंगे इसमें तो पूरा पूरा कटेगा, इसका डिजिटल सम 0 होगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से क्या करना है? जोड़ के 9 बनाना है, जहाँ 9 बना उसको खत्म कर देंगे, उसको 0 मान लेंगे। यहाँ से 7 2 9 खत्म, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 है, आना चाहिए कितना? 0। ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 7 2 9, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 5 3 15, 15 और 6 कितना होता है? सॉरी 15, 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा, और 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर 7 और 2 9, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0 है, इसीलिए यही आंसर सही है। तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। बात समझ पाए साथियों आप लोग? और आप लोग वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे भाई, तब तक ये सब कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। हर एक सवाल में कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लास्ट तक देखिए। ठीक, चलिए अगर कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप लोग बता सकते हैं। जो भी दिक्कत हो दोस्त, जैसे आपका जो चैप्टर नहीं कंप्लीट है, नहीं जानते हैं तो भी बताइए। ठीक है, हाँ जी अगला प्रश्न देखिए सर। अगला प्रश्न हाँ जी, यहाँ पर है जो 8वां क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर लगाइए, इसको आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? देखिए कहा गया कि एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है सर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला ये होता है, और इसका परिमाप सर दिया कितना है? 22 दिया है, 22। तो l + b का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा सर। l + b का मान क्या हो जाएगा? 11, 11, जिसमें से लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10, एक इधर जाके घट जाएगा,
तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। L क्या है सर? 1 है, और चौड़ाई क्या है? B मतलब क्या है? 10 है। 10 एकम 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। कोई दिक्कत? बोलिए भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चला जाए? समझ में आ गया? तो एक बार लाइक तो कर दीजिए दोस्त। आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है या समझ में नहीं आता है? अच्छा एक बार बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में नहीं आता है? तनी एक बार कमेंट करिए तो। जिनको सवाल समझ में नहीं आता है एक बार वहाँ पर एक बार आप लोग 1 टाइप करिए, 1। जिनको सवाल समझ में नहीं आया है एक बार 1 टाइप करिए। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9। 25% और 10% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट निकालने का तरीका क्या होता है सर? देखिए, एकल छूट निकलता कैसे है? 25 प्लस 25 कर 25 प्लस 10 करेंगे, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 कर देंगे बटे 100 कर देंगे। ये एकल छूट निकालने का तरीका होता है। ये सक्सेसिव का तरीका यही होता है दोस्तों, इसी से एकल छूट निकाल देते हैं। 25 से काटेंगे, 25 यहाँ से 25 मत काटिए, 25 को मत काटिए। यहाँ से आप क्या करिए दोस्त, यहाँ से इसको काट दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 2.5, 2.5 हो जाएगा। और 25 और 10 35, ठीक है 35। तो इतना 35 में से क्या घटाना? 2.5। आप 35 में से 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 32। 32 आपने 3 घटाया है, घटाना क्या था? 2.5। आधा ज़्यादा घटा दिया है सर आपने, तो इसमें आधा क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो 32.5% हो जाएगा। 32.5% इसका एकल छूट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 32.5 इसका एकल छूट हो जाएगा। चलिए सर, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां जो आपके सामने है, ये कहा गया है कि इसमें बी अकेले 150 दिनों में काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। 30 दिनों में बी द्वारा काम का कितना प्रतिशत पूरा किया जाएगा? देखिए सर, 150 दिन लगे हैं, 150 दिन में वह काम का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा यानी 1/2 हिस्सा को पूरा कर पाया है, यानी कर सकता है। 30 दिन में कितना हिस्सा काम कर देगा? तो 30 दिन का निकाल दीजिए यहाँ पर, 30 दिन का। ठीक, तो 1/2 गुणा, नीचे तो 150 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 30। ऊपर क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 इसको प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर देंगे यहाँ पर गुणा। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10%। तो 10% वह काम पूरा कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 10% काम पूरा कर पाएगा 30 दिनों में बी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सर यहाँ पर, यदि a संबंधी b बराबर 7 संबंधी 4 है तो 6a प्लस b संबंधित 6a माइनस b का मान कितना है? चलिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें a और b का मान रखना है। a और b यहाँ मान रखना है, तो रखिए मान 6 गुणा में a का मान क्या है सर? 7 है, प्लस का b, ये हो गया। अरे सॉरी, b का मान भी रखना है यहाँ पर ना सर, यहाँ पर b नहीं b का मान रखना है। तो b का मान क्या है सर? यहाँ पर 4 है, ये तो 4 हो गया। संबंध है यहाँ से, ठीक, यहाँ से 6 गुणा a 7 है, माइनस का दोस्त b यानी 4 हो जाएगा।
6 साते 42, 42 4 46 हो जाएगा। 46 संबंध है। 6 सत्ते 42, 42 में से 4 घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों? 42 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 38, 38 बचेगा। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से काटिए। 19 दूना 38 और 23 दूना 46, तो ये हो जाएगा 23 संबंधे 19 अनुपात। ठीक है, 23 संबंधे 19 अनुपात ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए सर, यहाँ पर रमेश स्थान जे से स्थान के तक 28 घंटे में पहुंचता है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2/5 दूरी तय करता है और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। जे और के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, टोटल दूरी क्या मानते हैं? यहाँ पर क्या है? हर में क्या है? 5 है। क्या है? यहाँ पर 5 है। तो इसी 5 को हम मान लेते हैं टोटल दूरी है। टोटल दूरी क्या है दोस्तों? 5 है। अगर टोटल दूरी 5 अनुपात है तो टोटल दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 यक्स मान लेते हैं, 5 यक्स। ठीक है, टोटल दूरी 5 यक्स है। इसमें से 2 यक्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितना समय लगा दिया? यहाँ पर 2 यक्स बटे में 10, इतना समय यहाँ से लग गया। शेष दूरी कितना शेष बचा भाई? 3 यक्स की दूरी ये चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इतना समय यहाँ लग गया। ये टोटल दोनों मिला के समय कितना लगा है? यहाँ पर 28 घंटे का समय लगा है, तो 28 के बराबर हो जाएगा। ठीक, काटिए। यहाँ से पहले आप क्या करिए, हर को बराबर कर दीजिए 2 से गुना करके, 2 से गुना नीचे और 2 से गुना ऊपर। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? नीचे 20 हो गया, हर बराबर है तो अंश जुट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 7, ये हो गया 7 यक्स बटे में 20 बराबर 28। 7 चौक 28, यक्स का मान हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 80। यक्स का मान कितना आ गया? 80 आ गया। तो पूछा है जे और के बीच की दूरी कितनी थी, तो जे और के बीच की दूरी क्या थी? 5 यक्स। तो 5 गुना यक्स का मान क्या है? 80 है। 8 पच्चीस 40 हो जाएगा 400 किलोमीटर। टोटल दूरी क्या थी जे और के बीच की? तो 400 किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों आप लोगों को? चलिए सर अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तेरहवां प्रश्न है आपके सामने और इसको लगाइए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपया है। यदि लाभ 22% है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए क्या है? मेज का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, मेज का क्या बताना है? क्रय मूल्य। मेज का दोस्तों क्या बताना है? सीपी यानी क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, ये बिका है कितने में? 7,686 में। कितने लाभ पर? 22% के लाभ पर। यानी कितने में बिका? 122% पर। 122% का मान यहाँ पर दिया गया है 7,686। ठीक, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान, यहाँ 122% का मान दिया है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 7,686 हो जाएगा यहाँ से। अब बटे में 122 गुना 100। ठीक, इसी को काट पीट करेंगे तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए
अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि आप 122 को कैसे भाग देंगे। या तो 2 से काटिए, ऐसे काट के भाग दे सकते हैं, ठीक। देखिए भाग देकर देखिए पहले कितना आ रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट तरीका कैसे और आप दिमाग लगा सकते थे। यहाँ से भाग देंगे दोस्तों 2 से, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से भाग करेंगे अगर आप तो 2 3 6, एक बचेगा 2 8 16, 2 चौको 8, 2 3 6, ये हो गया, ठीक है। अब 61 से भाग करेंगे, इसमें कितनी बार में जाएगा, 6 बार जाएगा भाग, 6 बार तो जाएगा करेगा। 61 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 6 के 36, यानी 361। घटाइए तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार, कितनी बार जाएगा दोस्त, यहाँ पर दोस्तों 6 होगा, 6 यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं होगा, 6 होगा। हाँ जी, कितना बचेगा यहाँ से आपसे देख लीजिए यहाँ पर, तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई, 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, और यहाँ 7 में से यहाँ पर 6 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 3। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार भाग जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा इससे कट जाएगा 3 बार में, 100 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6300। तो इसका जो सही आंसर है 6300 है। एक तो तरीका ये हो गया आपने पूरा भाग दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा आपने पूरा क्या कर दिया, भाग दे दिया दोस्तों, ठीक। आपने पूरा भाग दिया, लेकिन आपको पूरा भाग नहीं देना था, ठीक है। इसमें पूरा भाग नहीं देना था, करना क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। अगर आपने भाग दिया 122 से कितनी बार गया है, जितनी बार गया है उसका अगर गुना करेंगे तो 76 86 प्राप्त होगा। क्लियर है, प्राप्त होगा कि नहीं होगा, प्राप्त होगा सर, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है, ठीक है। हमें लाना क्या है, गुना करके 6 लाना है। तो ऑप्शन को चेक कर लिए, किसका इकाई अंक गुना कर दें तो 6 आ जाएगा। क्या 4 करने पर 6 आएगा, नहीं आएगा। 5 करने पाएगा, नहीं आएगा। क्या 0 करने पाएगा, नहीं आएगा दोस्त। यहाँ पर 3 है, 3, अगर यहाँ पर इकाई अंक 3 है, इस 3 का गुना आप 2 में करिएगा इस इकाई अंक में, तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो बस आप इतना ही अप्रोच लगा सकते थे दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं था, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना था। बात समझ पाए, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक निश्चित राशि को 40% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंतर क्या है, तो 360 रुपये हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि आपको बतानी है। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी अर्धवार्षिक है तो जो साल है, वर्ष है, ये दोगुना हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा। तो 40 का आधा 20, तो 20 के हिसाब से यहाँ पर लगेगा ब्याज 20 + 20 प्लस का 20 गुना 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40 + 4 44। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा सर, ये आएगा 44%। 44% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 44%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा सर, 44%। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा,
आर टी गुना होता है, आर गुना टी जो होता है साधारण ब्याज निकलता है। आर मतलब क्या है, रेट गुना समय, दर गुना समय, 40 + 1 40। तो जो साधारण ब्याज है सर, इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वह कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये है यस आई सी आई, ठीक, ये सी आई हो गया। अब इनके बीच का अंतर क्या है, 360 है। इनके बीच का अंतर कितना है सर, 4 का। 4 का मान कितना है, 4% का मान सर यहाँ पर दिया गया है, कितना, 360। 360 तो राशि पूछा है, राशि 100% का मान पूछा गया है, तो 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से। 100% का मान 360 बटे में 4 गुना 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 9 36, ये हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9000 इसकी राशि है। ऑप्शन नंबर 3, 9000 इसकी राशि है दोस्तों। क्लियर है, क्या कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए, ये संख्या क्या मान लेते हैं हम, 5 यक्ष मान रहे हैं एक, और एक संख्या 6 यक्ष मान ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का गुणनफल जो है 1920 है। इनका गुणनफल करेंगे तो 6 पंजे 30 यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, 30 यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान दिया गया है कितना, 1920। 1920, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 1 बचेगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो यक्ष का मान निकालेंगे तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 8। यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 8। पूछा क्या है, संख्याओं का योग पूछा है, तो 5 यक्ष + 6 यक्ष 11 यक्ष का मान पूछा है। तो 11 यक्ष का मान निकाल दीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा, 11 गुना यक्ष का मान क्या है सर, 8। 11 8 88, 88 इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसको हल करिए दोस्तों, बोर्ड मास का प्रश्न है, इसको हल करके बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, इसको हल कर देते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। 5 8 5 13, 10 में से 13 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, और 8 प्लस है 8 3 11, 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, 24 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 19 बचेगा दोस्तों। क्या गलती हो गया भाई, क्या गलती हो गया सर इसमें, बताइए। यहाँ से 5 8 5 13, 10 में से 13 माइनस का 3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, यानी -6 और -6 और ये 3, क्या बचेगा, -6 और ये प्लस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा, 5। 24 में से यहाँ पर 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। तो 19 इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 19 इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग एक बार देख लेंगे क्या इसका सही आंसर 19 आएगा कि कुछ और आएगा, बताएंगे एक बार। आप लोग भी इसका आंसर देख लेंगे एक बार, क्या 19 ही आएगा कि इसमें से कोई है। एक बार दोस्तों आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, लगाइए इसको।
एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 200 रुपये कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? देखिए, एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब होता है, कितना होता है? 3/10, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था? 10 था। 3 के लाभ यानी 13 में बेचा है, 13 में बेचा है। ठीक है, कह रहा कि यदि 200 रुपये कम कर देता, अब इस पे वह 200 रुपया क्या कर दिया? कम कर दिया। इस पे 200 रुपया क्या कर दिया दोस्त? कम कर दिया। तो उससे 10% की हानि होने लगी। अब 10% का मतलब 1/10 होता है भाई। सामान 1/10 यानी 10 उसका क्रय मूल्य था, एक का हानि हुआ, बिका कितने में? 9 में बिक गया। ठीक है, 9 में बिक गया। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत की कमी हुई है? यहाँ पर इसके विक्रय मूल्य में कितने अनुपात की कमी हुई है? 13 से 9 हुआ 4 अनुपात की कमी हुई है। तो 4 अनुपात का मान क्या है? 200 है। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 50। अगर 1 अनुपात का मान 50 है तो पूछा है कि पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था दोस्तों? 13 अनुपात। तो 13 का मान पूछा गया है। 1 का मान 50, 13 का मान 13 पंजे 65, 650 रुपये हो जाएगा। 650 इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। ठीक, 650 इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए। देखिए क्या कहा गया है। 50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज दर 12% है तो 8 वर्षों बाद राशि कितनी होगी? क्या बताना है? राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन पूछा गया है। यहाँ से आप ESI बराबर PRT/100 पर भी लगा सकते हैं। PRT/100 पर भी लगा सकते हैं। अब ये तो पुराना फार्मूला है दोस्त, इसको आप तो जन्म करते हैं, लेकिन इसको मैं बताऊंगा प्रतिशत के मेथड से। प्रतिशत के मेथड से देखिए कैसे। कभी भी अगर R का गुना T में करते हैं, R का गुना T में करते हैं तो ये साधारण ब्याज निकल के आता है। ये साधारण ब्याज निकल के आता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर रेट क्या है? यहाँ पर 12% है, समय क्या है? 8 वर्ष है। तो 12 × 8 = 96। ये 96 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा सर। 96 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कितनी राशि हो जाएगी, राशि कितनी होगी, यानी आपसे पूछा है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 में आप जब 96 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 12 का गुना जब भी करेंगे इसमें 8 में तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा दोस्तों। 96% क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये साधारण ब्याज हो जाएगा। और जो मूलधन है P है सर, वह होता है 100%। ठीक, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 + 96 196%। 196%। ठीक, 196% हो जाएगा। ये जो 50,000 दिया है यह क्या है? 100% का मान है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 0.2 स्थान पर लगा देंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। 1% का मान क्या हो जाएगा? 0.2 स्थान पर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 500 रुपये। 1% का मान 500 है तो 196% का मान क्या हो जाएगा? तो 500 का गुना कर देंगे यहाँ पर। 500 का गुना करेंगे तो गुना करिए, 2 जीरो होगा, 5 छक 30 के जीरो हासिल का 3, 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। ये हो जाएगा 98,000 रुपये। 98,000 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसको लगाइए। यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 88/3 का 63/56 भागा
102/33 का 11/34। ठीक, तो सबसे पहले का को हल करते हैं। का को हल करिए। सबसे पहले यहाँ से 8 से काटेंगे तो 11 बार में 8 7 56, 7 3 21, 3 63, 11 3 33 हो जाएगा। यहाँ से भागा यहाँ से 11 एकम 11, 11 3 33, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौको 12, 34 से 34 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 से भाग करेंगे 33 में तो क्या होगा 33 होगा। 33 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए कुछ करना नहीं है, विभाज्यता का नियम का यह प्रश्न है। इस प्रश्न का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या आपको 8 की विभाज्यता का नियम पता है। देखिए यहाँ पर दिया क्या है 25 45 ए, इसको भाग देना है दोस्तों किससे 8 से। अगर 8 से भाग देंगे तो यह ए जो है इसके स्थान पर क्या होगा। देखिए 8 का विभाज्यता कहता है कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ से आप 445 ए को निकाल लीजिए बाहर, 8 से भाग करना है, 8 बचे 40, बचेगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर क्या रख दें ए की जगह कि यह 5 के बाद जो भी होगा यहाँ पर 8 से कट जाए। अगर 6 रखेंगे दोस्तों 8 7 56 पूरा कट जाएगा। अगर ए की जगह क्या रखते हैं हम लोग 6 रख दें तो एक जगह क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये 20 प्रश्न हुए दोस्तों आज के सेट का। अब आप लोग बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा इन 20 प्रश्नों में से। इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है दोस्त, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। और किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है, सॉल्यूशन कराने में दिक्कत हो, ऑप्शन गलत हो जाता है दोस्तों, तो इसको लेकर बहुत बड़ा इशू मत बनाइए। आप खुद समझ सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए था। हाँ अगर मान लीजिए कहीं कंसेप्ट में दिक्कत होती है तब आप बता सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा 6 आएगा ए का मान, हमने गलती से यहाँ पर 5 को टिक कर दिया, तो भाई आप लोग इतना तो समझ सकते हैं ना कि 56 यहाँ रहेगा तभी कटेगा 8 से तो 6 आएगा। तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है भाई। तो आप लोगों का क्या स्कोर है बता दीजिए एक बार। और आज के लिए आपका प्रश्न है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लगाकर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।